हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उपभोक्ता उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा की सहायता से संतुलन में हो सकता है। और इससे पहले हम जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उपभोक्ता का बजट, बजट सेट, बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा में शिफ्ट तथा घुमाव, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, क्रमवाचक विश्लेषण क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो था उसके बारे में हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उदासीनता सेट, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर और उदासीनता वक्रों की विशेषताएं, इनके बारे में हम डिटेल में लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल रहा हूं, तो उस पर आप जा सकते हैं और इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर समझें, ताकि ये जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं की सहायता से हम उपभोक्ता के संतुलन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, इसमें जो बाकी बची हुई अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे और अंत में उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट क्या होता है? तो निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंटलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। इसे उपभोक्ता का बजट कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की इच्छाएं होती है कि बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करे, परंतु उपभोक्ता हर प्रकार की वस्तु जितनी मात्रा में चाहता है उसका उपभोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बाउंडेशन होती है उसकी इनकम, उसकी आय तथा वस्तु की कीमत। अर्थात उपभोक्ता अपनी दी गई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों, इनको देखते हुए कुछ ही ऐसे संयोग हो सकते हैं जिनका वो उपभोग कर सकता है। और जब हम इन संयोगों को एक साथ किसी समूह में प्रदर्शित कर देते हैं तो वो कहलाता है उपभोक्ता का बजट सेट। तो उपभोक्ता का बजट सेट अथवा बजट समूह क्या होता है? बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें कोई उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। और उपभोक्ता के बजट सेट के जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता इस प्रकार से अपनी आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर वस्तुओं को खरीद सकता है। उसका जो सूत्र है वो है P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल टू M। अर्थात यहाँ पर P1 वस्तु 1 की कीमत है, x1 वस्तु 1 की मात्रा, P2 वस्तु 2 की कीमत, x2 वस्तु 2 की मात्रा, M यहाँ पर उपभोक्ता की आय है। यह सूत्र हमें बताता है कि उपभोक्ता के लिए वस्तु 1 पर किया गया खर्च तथा वस्तु 2 पर किया गया खर्च, इन दोनों की जोड़ उपभोक्ता की आय से कम होगा या उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। अर्थात इन दोनों ही वस्तुओं पर आने वाली लागत जो है या तो उपभोक्ता की आय के बराबर होगी या उपभोक्ता की आय से कम होगी। तो हम इस प्रकार से बजट सेट में उन सभी बंडलों को शामिल करते हैं जिन बंडलों की लागत या तो उपभोक्ता की आय के बराबर हो अथवा उपभोक्ता की आय से कम हो। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि सपोज उपभोक्ता के पास 20 रुपए है, वस्तु 1 तथा वस्तु 2, इन दोनों की कीमत 5 रुपए है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए बजट सेट क्या होगा? अर्थात वे कौन से बंडल होंगे जिनको उपभोक्ता उपभोग कर सक रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु 1 तथा वस्तु 2 दोनों की कीमतें 5 रुपए और उपभोक्ता के पास 20 रुपए है। अर्थात उपभोक्ता अगर यदि दोनों ही वस्तुओं का उपभोग करे तो दोनों ही वस्तुओं को मिला के 4 इकाइयों का उपभोग कर पाएगा, और यदि किसी एक इकाई का उपभोग करे तो भी इस स्थिति में वो सिर्फ 4 इकाई का उपभोग कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 20 रुपए हैं। 5 × 4 बराबर 20 रुपए, अर्थात वो मैक्सिमम 4 इकाइयों का ही उपभोग कर सकेगा। तो इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए बजट सेट क्या होगा? कौन कौन से संयोग हैं? वो है 00, 01, 02, 03, 04। 04 पर आकर हम यहाँ पर रुक जाते हैं। 05 उपभोक्ता के लिए प्रापणीय संयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 05 संयोग को चुनता है तो इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए जो उपभोक्ता के पास सिर्फ है 20 रुपए, और यहाँ पर अगर वो यदि 05 संयोग को चुनता है तो इसके लिए यहाँ पर उपभोक्ता को चाहिए 25 रुपए, 25 रुपीज, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के पास सिर्फ 20 रुपए हैं और उपभोक्ता इस प्रकार से 05 या ऐसा कोई भी संयोग जिसमें दोनों ही वस्तुओं का योग, दोनों ही वस्तुओं की इकाई का योग 5 हो, वह संयोग या बंडल
प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उपभोक्ता को उससे 25 रुपये चाहिए, जो कि उपभोक्ता के पास नहीं है। इसी प्रकार से 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब यहाँ पर 1, 4 जो मैंने बंडल दिया है, क्या वो उपभोक्ता उपभोग कर पाएगा? सोचिए और बताइए, ये जो बंडल है 1, 4, क्या उपभोक्ता उपभोग कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर उपभोक्ता इसको उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता के लिए इसको चाहिए 25 रुपये, जो कि उपभोक्ता के पास नहीं है। इसलिए ये 1, 4 बंडल उपभोक्ता उपभोग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1 और 4, 0। इसका मतलब ये सभी जो बंडल हैं, 1, 4 को छोड़कर ये सभी जो बंडल हैं, इन सभी बंडलों को उपभोक्ता अपनी दी गई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर खरीद सकता है। इसे कहते हैं हम उपभोक्ता का बजट सेट अथवा बजट समूह। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे बजट सेट में से ऐसे बंडल जहां पर उपभोक्ता की लिए संयोग की लागत और उपभोक्ता की आय दोनों बराबर है, वो है बंडल 04, 13, 22, 31 तथा 40। अब इन बंडलों को अगर हम एक चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है उपभोक्ता के लिए बजट रेखा। तो इसको समझने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि बजट रेखा क्या है। बजट रेखा निश्चित आय तथा दो वस्तुओं की प्रचलित कीमतों पर वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या बंडलों के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को बजट रेखा कहते हैं, अथवा बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता दी गई आय पर वस्तुओं के निश्चित मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। और बजट रेखा के लिए यहाँ पर जो सूत्र है वो है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल M। अर्थात बजट समूह में जो फॉर्मूला था, सूत्र था, वो था P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू लेस देन M। अर्थात उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की आय से कम या उपभोक्ता की आय के बराबर उसमें संयोग प्राप्त कर सकता था। परंतु बजट रेखा में वो ही मंडल प्रदर्शित होते हैं, या बजट रेखा उन्हीं मंडलों को प्रदर्शित करती है जिन पर दोनों वस्तुओं पर आई गई लागत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर हो। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि उपभोक्ता की आय है 300 रुपया, और यानी अर्थात उपभोक्ता के पास 300 रुपये हैं, वस्तु एक की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसी प्रकार से वस्तु दो की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब अगर हमें यहाँ पर उपभोक्ता की बजट रेखा को बनाना है तो इसके लिए एक्स अक्ष पर बजट रेखा किधर से स्टार्ट होगी, कहाँ से शुरू होगी, इसी प्रकार से वाई अक्ष पर बजट रेखा कहाँ से शुरू होगी। इसके लिए फॉर्मूला है M/P1 M/P2, अर्थात 300/10 300/5 300/10 30, तो यहाँ से वो 30 से स्टार्ट होगी, 30 से शुरू होगी। और इसी प्रकार से वाई अक्ष से देखना है तो M/P2 300/5, अर्थात यहाँ पर बजट रेखा 60 इकाई से शुरू होगी। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता के लिए जो संयोग की लागत है वो उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, बिंदु ए। बिंदु ए पर उपभोक्ता वस्तु 1 की 10 इकाइयां तथा वस्तु 2 की 40 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। तो दोनों वस्तुओं की मात्राओं और दोनों वस्तुओं की कीमतों को जब हम बजट रेखा के सूत्र में रखते हैं तो हम पाते हैं कि देख रहे हैं कि 10 × 10 वस्तु 1 की 10 इकाई का उपभोग, वस्तु 1 की कीमत 10 रुपया, और इसी प्रकार से वस्तु 2 की कीमत 5 रुपया और वस्तु 2 का उपभोग यहाँ पर 40 इकाइयाँ। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कुल जो जोड़ है वो है 300। इसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि एक बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता के लिए उसकी आय के बराबर ही उस संयोग की लागत होगी, जो यहाँ पर स्पष्ट है। इसके बाद अगली जो अवधारणा है महत्वपूर्ण, वो है बजट रेखा का ढाल। कि बजट रेखा का ढाल क्या होता है? तो बजट रेखा का ढाल वस्तु संयोग पर वस्तु 1 को बढ़ाने के लिए वस्तु 2 की छोड़े जाने वाली मात्रा को दर्शाता है। अर्थात जब उपभोक्ता बजट रेखा पर वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाता है तो वो किस दर से वस्तु 2 को त्यागता है, वह कहलाता है बजट रेखा का ढाल। और उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है -P1/P2, अर्थात माइनस वस्तु 1 की कीमत अपन वस्तु 2 कीमत, अथवा वस्तु 2 में परिवर्तन अपॉन वस्तु 1 में परिवर्तन। तो इस सूत्र की सहायता से हम बजट रेखा के ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, और वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था। जब उपभोक्ता बिंदु ए पर है तो वस्तु 1 की 10 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 की 40 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, और जब वह वस्तु 1 की
इकाइयों को बढ़ाता है, अर्थात वो जब बिंदु बी पर आता है तो वस्तु 1 की 20 इकाइयां तथा वस्तु 2 की वो भी 20 इकाइयों का उपभोग करता है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता का बजट रेखा का ढाल क्या होगा? तो बजट रेखा का ढाल का जो फॉर्मूला है वस्तु 2 में परिवर्तन अपन वस्तु 1 में परिवर्तन। तो यहाँ पर वस्तु 2 में परिवर्तन 20 इकाइयों का आया है क्योंकि वह 40 से 20 पर आया जब वो बिंदु ए से बिंदु बी पर गया है। तो -20 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 40 से 20 पर आया इसलिए -20 और उसने 10 इकाइयों को बढ़ाया है तो -20 अपॉन 10 बराबर -2। इसी प्रकार से दूसरा जो सूत्र है -P1 अपॉन P2, इस सूत्र को रखते हुए हम यहाँ पर बजट रेखा का ढाल ज्ञात करें तो भी -P1 मतलब -10 अपॉन 5 बराबर -2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ही सूत्र से जो बजट रेखा का ढाल आ रहा है वो -2, अर्थात बजट रेखा का ढाल जो यहाँ पर -2 आया वो यह बता रहा है कि उपभोक्ता यदि वस्तु 1 की मात्रा को बढ़ाता है तो वह दुगनी दर से वस्तु 2 को त्यागेगा। अर्थात यदि वह वस्तु 1 की यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 10 इकाइयों को बढ़ा रहा है तो वस्तु 2 की वह 20 इकाइयों को त्याग रहा है, वह वस्तु 2 की दुगनी इकाई को त्याग रहा है। तो इस प्रकार से बजट रेखा जो है वह बजट रेखा दो महत्वपूर्ण तत्वों से बनाते हैं हम। एक तो है उपभोक्ता की आय और दूसरा दोनों वस्तुओं की कीमतें। अब जब यदि इन दोनों में परिवर्तन हो जाए तो बजट रेखा में या तो शिफ्ट होता है या बजट रेखा में घुमाव आता है। वही हमारा अगला टॉपिक है कि बजट रेखा में शिफ्ट कब होता है, बजट रेखा में घुमाव कब आता है। तो उपभोक्ता की बजट रेखा के लिए जो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है उपभोक्ता की आय और दूसरा कीमत। अगर इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो बजट रेखा या तो घूमती है या शिफ्ट होती है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि बजट रेखा शिफ्ट कब होती है और घूमती कब है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बजट रेखा शिफ्ट होती है। तो सबसे पहले लेते हैं उपभोक्ता की आय। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, ये जो पीले कलर में जो बजट लाइन है वो उपभोक्ता की प्रारंभिक बजट रेखा है। और जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, हम देख सकते हैं यहाँ पर M/P1, M'/P1, M/P2, M'/P2, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, उपभोक्ता की आय M से M' हो गए। तो इस स्थिति में उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की इकाइयां पहले से ज्यादा उपभोग कर पाता है, इसलिए उपभोक्ता की बजट रेखा अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर, आगे की ओर, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर बजट रेखा देख रहे हैं हम, नई बजट रेखा पिंक कलर में है और पुरानी बजट रेखा यहाँ पर येलो कलर में है। इसी प्रकार से जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो स्थिति में जस्ट उल्टा कि उपभोक्ता की बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है उस स्थिति में उपभोक्ता की जो मूल बजट रेखा है उस मूल बजट रेखा से बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, अंदर की ओर, पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर से वो पिंक कलर में अंदर की ओर शिफ्ट हो गई है। तो ये तो हुआ बजट रेखा में शिफ्ट। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तब बजट रेखा में शिफ्ट होता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती है और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो बजट रेखा अंदर की ओर शिफ्ट हो जाती है। दूसरा तत्व है वस्तु की कीमत। अब यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें यहाँ पर देखना है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि, हम यहाँ पर देखते हैं कि माना कि वस्तु 1 की कीमत में वृद्धि हो जाए तो स्थिति में जाहिर है कि उपभोक्ता अब वस्तु 1 की इकाइयों का कम उपभोग पहले से कर पाएगा, यानी वो पहले से कम इकाइयों का उपभोग वो कर पाएगा। जब वस्तु 1 की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु 1 की तरफ से उपभोक्ता की बजट रेखा अंदर की तरफ घूम जाती है, जबकि वस्तु 2 या वस्तु Y की तरफ से बजट रेखा वही रहती है, बजट रेखा का शुरुआती बिंदु वही रहता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु 2 की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ वस्तु 1 की कीमत परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर वस्तु 1 की कीमत पहले से बढ़ गई है, इसलिए उपभोक्ता वस्तु 1 की पहले से कम इकाई का उपभोग कर पाएगा, इसलिए बजट रेखा वस्तु 1 की तरफ से अंदर की तरफ घूम गई है। बजट रेखा येलो कलर से पिंक कलर में अंदर की तरफ घूम गई है। और जब वस्तु की कीमत में कमी हो तो जाहिर है वस्तु की कीमत में जब कमी हो, हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु 1 की कीमत जब कमी होती है तो उपभोक्ता वस्तु 1 की पहले से ज्यादा इकाइयों को उपभोग कर पाता है, इसलिए वस्तु 1 की तरफ से बजट रेखा बाहर की तरफ घूम जाती है। तो स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत वृद्धि होती है तो बजट रेखा जिस वस्तु की कीमत वृद्धि है उस वस्तु की तरफ से अंदर की तरफ घूम जाएगी, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तब बजट रेखा उस वस्तु की तरफ से बाहर की तरफ घूम जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं बजट रेखा से संबंधित जो हमने यहाँ पर इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हमें अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है या महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करना है कि उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, अथवा उपभोक्ता का संतुलन
क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत कहां पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उसमें सबसे प्रथम शर्त है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात बजट रेखा का ढाल तथा उदासीनता वक्र का ढाल दोनों आपस में बराबर हो। मतलब MRS उदासीनता वक्र का ढाल और P1/P2 अर्थात बजट रेखा का ढाल, जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, जहां पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वह बिंदु उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु होगा। और दूसरी शर्त यह है कि उस बिंदु पर या उस स्थिति में उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इन शर्तों को अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इन शर्तों को लिखना अनिवार्य है। अगर आप इन शर्तों को नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। तो इन शर्तों को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब हम चित्र द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करते हैं कि कब उपभोक्ता संतुलन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु E उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए बिंदु E उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु। और संतुलन की जो दूसरी शर्त है कि उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होना चाहिए, तो वो शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है, इसलिए बिंदु E उपभोक्ता के लिए यहाँ पर संतुलन का बिंदु होगा। इसके अलावा यहाँ पर बिंदु A, B और C ये और दिए गए, तो क्या उपभोक्ता बिंदु A और बिंदु B पर हो सकता है? अर्थात क्या बिंदु A और B उपभोक्ता के संतुलन के बिंदु हो सकते हैं? तो यहां पर उत्तर है, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बिंदु A और बिंदु B निचले वाले उदासीनता वक्र पर है, IC1 पर है, जबकि बिंदु E IC2 पर है। तो जाहिर है उपभोक्ता अधिक संतुष्टि देने वाले उदासीनता वक्र पर रहना पसंद करता है। तो बिंदु A और बिंदु B उपभोक्ता के संतुलन के बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि ये निचले उदासीनता वक्र पर है। इसी प्रकार से क्या बिंदु C हो सकता है? तो बिंदु C भी उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं है, क्योंकि बिंदु C उपभोक्ता की बजट रेखा से, यानी उपभोक्ता के बजट से बाहर है। उपभोक्ता उस बिंदु C को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए उपभोक्ता बिंदु E पर ही अपना संतुलन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से उपभोक्ता क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत संतुलन में होता है। यह वीडियो अंतिम वीडियो है उपभोक्ता के संतुलन का। हमने आगे के 4 वीडियो में, जो लास्ट के इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं, उन वीडियो में उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके बारे में भी अध्ययन किया है। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता विश्लेषण क्या है, उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र की क्या विशेषताएं होती है, और इस वीडियो में हमने बजट रेखा उसके विभिन्न उदाहरणों के बारे में जाना और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन विद्यार्थियों ने आगे के वीडियो, लास्ट वीडियो 4 नहीं देखे, उनके लिए मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो प्लीज़ उन वीडियो को आप जरूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इससे संबंधित आपको कोई भी कमेंट या आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। थैंक यू।